ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੰਤ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? देखो ये 91 की बात है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में जो बात आई है और जो जहाँ तक मेरी पर्सनल नॉलेज है, ये 91-92 में डेरे में इस गद्दी पे बैठा है। इससे पहले शाह सतनाम जी थे। शाह सतनाम जी वास्तव में संत आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने समाज के लिए अच्छे काम किए हैं, डेरे को अच्छी दिशा दी है। ये उनका फॉलोवर था, ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसका बच्चा ही था ये। तो आता था, डेरे में रहता था, हो सकता है इसके माँ बाप भी आते हों। शाह सतनाम जी ने जब ये बूढ़े हो गए तो जो मैंने सुना है, नज़दीक से देखा है, उनके फॉलोवर हैं जो बताते हैं, जब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरे बाद कौन बैठेगा, तो फॉलोवर में से ही नहीं बैठना था किसी ने, क्योंकि उनके बच्चे तो थे नहीं। तो इसने 10-12 उन्हीं फॉलोवर में से जो इसके लॉयल थे, जो डेडिकेट थे डेरे के प्रति, उनकी लिस्ट बनाई है। तो उसमें से जैसे छटनी करते हैं, भाई ये आदमी डेरे के प्रमुख बनेंगे या सेक्रेटरी, जो भी पद बनेगा, तो उनकी छानबीन करते हैं। एक उस टाइम उग्रवाद का टाइम था, पंजाब में उग्रवाद था, कुछ उस एरिया के उग्रवादी भी थे इसमें, क्या जहाँ का राम रहीम सो कॉल्ड, हाँ, जहाँ का राजस्थान का है ये, वो इसके टच में था। राम रहीम उनके टच में था। उम्र इसकी छोटी थी, 20 साल में या 18-19 साल का ही होगा सारा। तो वहाँ पे उन फॉलोवर की जो लिस्ट थी, जिसमें जिन्होंने गद्दी पे बैठना था, उस लिस्ट में इसका नाम उन्होंने पहुँचवाया। किस तरह पहुँचाया, डरा के धमका के या जिस तरह भी, या इसको अच्छा बताया किस तरह भी, उस लिस्ट में आया ये। फिर लास्ट में जब 3 बंदे रह गए, वह 3 बंदों में से एक बैठेगा, तो उसके अंदर भी उन्होंने शाह सतनाम के ऊपर प्रेशर डाला है, या जैसे भी डाला है, जो जे उसको डराया है। जब उग्रवादियों से कि उनसे लिंक थे, तो वो तो समझाने से तो रहे, धमका के ही बिठाया होगा। तो इस तरह तो इसकी एंट्री हुई है। जिंदे जी बैठ गया था ये, शाह सतनाम जी जिंदा ही थे उस टाइम जब बैठा। 20 साल का बच्चा किसी इतनी बड़ी पीठ पे इतनी बड़ा गद्दी पे बैठेगा, उसको नॉलेज थोड़े है समाज को कैसे चलाना, कैसे क्या। उसमें तो अभी वो बुद्धि भी नहीं आई, भाई कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है। और उसको इतना बड़ी जिम्मेवारी दे दी या धक्के से दिलवा दी गई। जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए का कारोबार है, बिजनेस है, इतने फॉलोअर हैं, करोड़ों की संख्या में बता रहे हैं अपने आप में, और एजुकेशन इसमें है नहीं। एजुकेशन जहाँ तक मैंने सुनी है, ये कोई पहले ट्रक ड्राइवर था, चौथी फेल है, तो एजुकेशन इसमें नहीं है। इतनी बड़ी गद्दी को कौन कैसे संभाल सकता है? गद्दी की जो वो था, जो सिस्टम था, जिस लाइन पे शाह सतनाम जी चल रहे थे, उससे तो इसने भटकना ही था। इसका ध्यान जो ये क्राइम हुआ है, ये उसी की वजह से है।
20-21 साल का बच्चे को अगर आप इतने बड़ी गद्दी पे बिठाओगे तो उसका ध्यान किधर जाएगा, ऐशो आराम की तरफ जाएगा। वो संत थोड़े बन जाएगा 20-21 साल का बच्चा। संत तो 50, 55, 60 साल के बाद बनता है बंदा, चाहे कितना भी, चाहे वो किसी संत के भी पैदा हो गया हो। यानी शुरू तो ही राम रहीम की मानसिकता अपराधियां मानसिकता तो ये बच्चा उस एज में सोच ही नहीं सकता भगवान के बारे में बंदा। बच्चे का ध्यान भटकना नेचुरल है, उसके आसपास ऐसे बंदे रहेंगे, ऐसे ऐशो राम की चीज़ें दिखेंगी उसको, उसकी तरफ तो आकर्षित होगा। और ये तो इसके पास तो इतना सिस्टम हो गया था, जो डिमांड करे वही पूरी हो जाती है। और ऐसे हालात से आया ये, मतलब गरीबी। मैंने जो इसकी पुरानी फोटो, इसकी शादी के, जो इसकी शादी हुई थी, इसकी फोटो वगैरह देखी मैंने, शादी का तो पता नहीं कैसे क्या हुई थी। उसमें तो इसके ऊपर बिल्कुल दूर से दिख रहा है कि बहुत गरीब था। इसकी घरवाले ने भी मेरे ख्याल में नकली गहने पहने हुए हैं, इतना गरीब था ये। और इसको इतना बड़ा साम्राज्य मिल गया तो दिमाग खराब हो जाता है भले भले का। ये तो जवान लड़का 20-21 साल का, अगर 40 साल का होता तो भी दिमाग खराब हो जाता है। तो 21 साल का बच्चा, ये इसकी वजह से इसका तो ध्यान भक्ति की तरफ, चल ठीक है, गुरु लोग इसको गुरु मानते थे, इसको शाश्वत नाम की तरह ही देखते थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था भाई ये क्या क्या कर रहा है। आज ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? पावरफुल तो पॉलिटिशियनों ने बनाया है। पावरफुल क्या बना, इसके फॉलोवर तो थे ही, उनको ये दिशा निर्देश देता था अब की बार किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और ये पॉलिटिशियन तो इस बाबा से भी गिरे हुए होते हैं। ये तो इनको तो ये पता लग जाओ कि यहाँ से वोट मिलेगा, ये तो किसी के भी जा करके पाँव पकड़ लेंगे। मंत्री क्या कुछ भी है, इनको सब पता है कि ये कैसा बंदा है। लेकिन इसको ये पता है इसके पीछे करोड़ों आदमी हैं, इसलिए वहाँ जाते हैं, अपने वोट बैंक के लिए जाते हैं। इन्होंने इसको वो इसके फॉलोवर थोड़े हैं जो इसके पास 100 कार्ड पॉलिटिशियन जाते हैं, चाहे वो सीएम जाओ, चाहे मंत्री जाओ, चाहे जो भी जाए, उनको अंदर से तो पता है एक बंदा कैसा है। लेकिन उसको ये पता है कि तेरे को जिताएगा, ये वोट ये दिलवाएगा। हर हल्के में इसके 5, 6 हज़ार, 10 हज़ार फॉलोवर हैं, वोट हैं। 10 हज़ार वोटों में तो डिसाइड हो जाता है इलेक्शन। एक बंदा 10 हज़ार वोट दिलवा रहा है तो उसको तो जाके पाँव पकड़ेंगे पॉलिटिशियन। तो लोग सोचते हैं कि पॉलिटिशियन सीएम गया वो गया, उसका प्रभाव पड़ता है, भाई बहुत अच्छा आदमी है। तो ये तो कोर्ट के में आने के बाद जब ये केस चले, जो वो लड़कियां थी, वो लड़कियों ने इसकी कंप्लेंट करी और यहाँ पे केस डिसाइड हुआ, सजा हुई, तब जाके लोगों को ये पता लगे तो कुछ और चीज़ थी। लेकिन इसके फॉलोवर फिर भी बहुत कम टूटे हैं। फॉलोवर अब भी बहुत हैं इसके। वो इसलिए हैं क्योंकि उनके खुद के स्वार्थ फंसे हुए हैं। 10-12 हज़ार तो इसके डेरे के अंदर जो इसका जो डेरे के अंदर जो मार्केट है इसकी, या जो इसका कारोबार है, जो या इसके इंस्टीट्यूट हैं, 10-12 हज़ार तो उसी से जुड़े हुए हैं। 10-12 हज़ार का मतलब 10 हज़ार फैमिली, एक फैमिली से ही होगा एक बंदा, तो 10 हज़ार फैमिली उससे जुड़ी हुई है। कैसे उसको तोड़ लोगे? उनका तो अगर वो उसकी फॉलोइंग से जाएंगे वो तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनका सोर्स ही वही है। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने उसके इंस्टीट्यूट के अंदर कोई दुकान कर रखी होगी या कोई बिजनेस कर रखा होगा। वो तो चाहे उसको सज़ा हुई हो, चाहे उसको प्रूव हो जाओ कि ये ऐसा आदमी है, वो नहीं छोड़ सकते। उनको पता है कि कैसा बंदा है, लेकिन वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो तो फिर उनका तो सारा बिजनेस ही ठप हो जाएगा, काम ही ठप हो जाएगा, घर पे भूखे मर जाएंगे। वो तो 90% तो ऐसे जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। जब इसकी सज़ा हुई थी सबको ये वहम था कि फॉलोअर पीछे हट जाएंगे, एक बार हटे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता, वो दोबारा फिर वहीं पहुंच गए। पहले की बजाय नए नहीं बनते, ये है फर्क हो गया। पहले हर रोज ये सत्संग बना के नाम लगाते थे और लगाते थे, नाम आज नाम देता हूँ तुम्हारे को। वो नाम देने का मतलब फॉलोअर बनाने की वाली बात थी। मैंने भी नाम लिया हुआ इसका। मैं बच्चा था उस टाइम, मैं इसी की उम्र का हूँ, मेरी उम्र का है।
मैंने इसका नाम लिया था कैथल में, इसने वो किया था। ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ कुछ ਕਿ भी नहीं ਕਿਸੇ है। ਨੂੰ और मैंने ਦੱਸਣਾ आके नहीं? मैं पता है मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मेरे गांव के 15-20 बंदे गए, वो मैं कॉलेज से छुट्टी पे आया हुआ था, छुट्टी में मैंने सोचा मैं चल जाके देख के आते हैं। ये बंदा वहाँ पे बैठा था, बस इसके सामने 2 लड़कियाँ इधर बैठी, 2 लड़की इधर बैठी। मैंने कहा ये संत तो है नहीं। हाँ। मैंने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया, फिर मैं बोला नहीं कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि नाम आएगा भी। मैंने सोचा देखते इसका सारा ड्रामा क्या करता है। तो उसने ऐसे कनात सी लगाई, खुद आके हमारे को नाम दिया, और सबद राम पता नहीं कुछ था इस तरह का नाम है, बहुत 20-22 साल बोलिया गया सी नाम ऐसा सबद स्वरूपी राम नाम ही है मेरे तो इसमें लाइन में। बाकी मेरा पूरा याद नहीं है। अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम इस तरह कुछ है। तो मैं तो एक आर्य समाजी टाइप आदमी हूँ, ना कभी मंदिर गया, ना कभी मस्जिद गया, कभी कहीं गया ही नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा यार ये तो कोई भगवान का नाम है, तो जब भगवान का नाम दिया तो क्यों ना बताया जाए दूसरों को। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ थे कि बताना नहीं किसी को भी, बताना अगर भूल गया तो किसी दूसरे प्रेमी से ही पूछना है। इनको प्रेमी बोलते हैं आपस में, डेरा प्रेमी। हाँ, तो अगर पूछना है, अगर आप भूल जाते हैं तो प्रेमी से ही पूछना है। मैंने कहा सबनों एक ही नाम दिया जाता है कि अलग अलग? एक ही होता है, एक ही नाम होता है। वो जो मैं बोल रहा हूँ वही नाम है ये, वो आज भी वही है। तो मैंने कहा कि मैं तो बताऊंगा और लोगों को। भगवान का नाम दिया इसने, भगवान का नाम बताना तो बहुत अच्छी बात है, लोग भगवान का नाम लेंगे। तो मैंने जाके कुछ लोगों को बता दिया, उनको प्रेमियों को पता लग गया। उन्होंने मेरे को ऊपर ऑब्जेक्शन कराया, भैया आपने ये ठीक नहीं किया, और आप आओ और क्या नाम है दोबारा से वहाँ जाएंगे और ऐसे ऐसे वो करेंगे। वहाँ मैं तो जाता नहीं, मैं तो इसका फॉलोअर हूँ ही नहीं। मैं तो एक बार गया था, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने उसका चाल चलन ठीक आज के नाम चलता हुआ बोलता हुआ, मेरे को तो कुछ अच्छी चीज़ लगी नहीं उसमें। छोटी उम्र का, वैसे संत थोड़े होता है 22-22 साल का, 20-22 साल का था उस टाइम। 89 की बात है, 90 की बात है। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा दोबारा। तो उन्होंने मेरे को एक किस्म का पतित घोषित कर दिया। भाई ये तो मतलब जिसने नाम बता दिया, ऐसे आदमी का क्या है, मतलब मेरे को नहीं कभी सत्संग वगैरह नाम देने तो पहला कोई रूल्स रेगुलेशन भी दसे जांदे सी ये फॉलो करने? नहीं कुछ नहीं बताया। कोई शराब का सेवन मनाही कीती जावे या मांस दी मनाही कीती जावे? वो है उसमें थोड़ा। जब नाम लेता है बंदा तो उसको बोला जाता है कि आप लोगों ने शराब का सेवन नहीं करना, कोई पराई स्त्री की तरफ ये नहीं करना। 2-3 चीजें हैं करते हैं। ये बोलने की बात है, लेकिन इसको फॉलो कौन करता है? बोलना एक अलग चीज है, उसको फॉलो करना अलग बात है। जब हमारा गुरु ही फॉलो नहीं करेगा तो हम क्यों करेंगे? जब ये पता लगे कि हम यहाँ पे वहाँ डेरे में तो ऐसी बात हरकतें होती हैं, कौन करेगा फॉलो उसको? डेरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਈਸ਼ਵਰ, ਅੱਲਾ, ਗੋਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਵੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ? देखो, डेरा है, जैसे डेरा कोई गलत नहीं होता, डेरा आज भी गलत नहीं है। बंदा गलत हो सकता है, गुरु गलत हो सकता है जो उसको चुना गया है, कोई फॉलोवर गलत हो सकता है। डेरा कोई बुरा काम नहीं करता। डेरा तो सामाजिक कार्य कर रहा है, लोगों की भलाई कर रहा है, चैरिटी कर रहा है। बहुत सी आप मेडिकल देख लो, स्पोर्ट्स देख लो, उसमें काम करता है। उसकी आड़ में उसका फायदा उठाते हैं लोग। भाई हम तो समाज के लिए इतना काम करें कि लोग तो हमारे को बहुत अच्छा, और मतलब समाज में हमारी बहुत अच्छी छवि है, भाई ये तो सामाजिक काम कर रहे हैं। उसकी आड़ लेते हैं। वो आड़ तो वो डेरे में जो पीछे से चल रहा है, साथ सतनाम जी था उनका चलाया हुआ है, वो ऐसे एज इट इज चल रहा है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो लोग इनके पास कौन जाएगा इनके पास? तो इनको ये धार्मिक चीज़ें ऐसी धार्मिक लगाओ, सामाजिक लगाओ, चैरिटी लगाओ, इनको ये आड़ लेते हैं इसकी, ताकि लोग इन पे विश्वास करें, इनको अच्छा माने लोग। लेकिन वो जब नज़दीक जाते हैं कुछ, तो इसका पहले भी कई लड़कियों ने पहले भी जिक्र किया था। बॉलीवुड वगैरह की लड़कियां आई थी यहाँ पे, उन्होंने टीवी के ऊपर भी बोला था कि ये बंदा जैसा तो आप कहते हो ऐसा नहीं है। लेकिन किसी ने इनका विश्वास नहीं किया कि वो लड़कियां भी, क्योंकि वो एक्ट्रेस वगैरह हैं, सिनेमा में नाचती कूदती हो, तो उन पे भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। भाई तुम खुद ही ऐसी हो, हो सकता है तुम ऐसे ही कह रही हो, तुम्हारा नंबर नहीं लगा हो, तुम्हारे को ज़्यादा वेट ना दिया हो, उनको इग्नोर कर दिया पब्लिक ने।
ये जो लड़कियां थी जो इन्होंने कंप्लेंट करी है, बगैर नाम के कंप्लेंट कर दी, डर गई बेचारी। भाई जो बंदा अपने फॉलोवर को, इतने बड़े आदमी को, रणजीत सिंह को मरवा सकता है, छत्रपति के नाम पत्रकार को मरवा सकता है, भाई तुम तो एक लड़की हो, घर से निकली हुई हो, यहाँ डेरे में रहती हो, तुम्हारे तो सेफ्टी 0% है। उन्होंने कंप्लेंट जरूर लिख दी, नीचे नाम डरती उन्हें लिखा नहीं कि डेरे विच आउण वाली हर कुड़ी दे नाल ही इस तरह बलात्कार हुंदा सी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सबके साथ तो नहीं होता। बलात्कार कोई ऐसी चीज नहीं पर है कुछ कि किसी दूसरे ने देख लिया। 30-31 कुड़ियां दा जिक्र तो आउंदा है कि उन्हां ने उत्थे पूरी हाँ, ये बर्दाश्त की जो इनके फॉलोवर हैं, जब ये बात हुई, जब ये इसकी कन्विक्शन हुई, जब कन्विक्शन के बाद बहुत से लोगों में गुस्सा था, बहुत से लोगों को सच्चाई का पता था, और सच्चाई बहुत ने समाज में बताई भी है। भाई वहाँ पे 30-32 लड़कियाँ रहती हैं वहाँ पे, जो इसके नज़दीक रहती हैं और इसी के कंट्रोल में रहती हैं। उनकी शादियाँ भी वो अपने जैसे तैसे भी उसी फॉलोइंग में जाके जब वो निकाल देता है उनको, जब वो मैच्योर हो जाती है, जो भी एज है उसकी, वहीं हनीप्रीत भी उसी का हिस्सा है। जैसे हनीप्रीत जैसी लड़कियाँ और भी बहुत हैं। वो बाहर से उनकी शादियाँ नहीं होने देता, क्योंकि बाहर अगर शादी होगी तो इसकी सारी सीक्रेसी आउट हो जाएगी। इसलिए वहीं डेरे में से लड़के देखता है, या तो फॉलोवर का लड़का हो या लड़का खुद फॉलोवर हो, ताकि ये सीक्रेसी बाहर न जाए। वो हनीप्रीत के ससुर को पता लग गया, नहीं तो इस बात का भी नहीं पता लगना था। उसने खुद पता लगा, वो इतना जबरदस्त फॉलोवर था, लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो भाई, किसके साथ, उसके कहने से शादी कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो भाई, ये तो वहाँ रह के आई है लड़की। लेकिन उसको ये था भाई, गुरु तो इसको बेटी कहता है। इस गल दे विच किन्नी क सच्चाई है कि गुरमीत राम रहीम दे डेरे दे विच कतल भी हुंदे सी, ते कतल करके लाश नूं खुर्द-बुर्द करके उत्थे ही दबा दिता जांदा सी ते ओदे उपर बूटा लाता जांदा सी। ये तो देखो, ये तो जाता। आप लोग पत्रकार हो, अखबारों में, टीवी में सारे चली है तो बात, और केस भी दर्ज है इसके। साधुओं को इम्पोर्टेंस नपुंसक बनाने के जो केस है वो खुद दर्ज भी है। उसका फैसला तो अभी हुआ नहीं, फैसले से पहले क्या कह सकते हैं। लेकिन जिस चीज में कन्विक्शन हो गई, कोर्ट ने दोषी मान लिया, उस चीज को तो आप लोग भी मतलब ओपन कह सकते हो कि ये बंदा ऐसा है। कोर्ट में फैसला होने से पहले नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि हो सकता है भाई झूठा केस हो। अब जब कन्विक्शन होगी तो केस तो सच्चा है। तो ये जो साधु संतों वाली बात है, नपुंसकता करना या वहाँ पे कोई मर्डर करके वहाँ पे दबा देना, ये चीज़ें हमने सुनी है, देखो देखी तो है नहीं। मैं डेरे में गया हूँ 2-3 बार, मैं इसी पर्पज से गया हूँ कि यहाँ क्या ऐसी चीज़ है कि लोग, इतने लोग क्यों जाते हैं। राम रहीम दे जेल जान तो बाद डेरा गए सी या पहला गए सी? नहीं, पहले गया था। कन्विक्शन के बाद नहीं गया। की खास चीज़ें देखी उत्थे? वहाँ पे नहीं, डेरे में कोई कमी नहीं है। डेरे में मैंने वहाँ पे स्कूल भी देखे हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी देखे हैं, वहाँ पे मेडिकल भी देखा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन वो चीज़ें अलग हैं। वो एक वो तो एक पूरा डेरा हो गया ना। डेरा कोई इंसान नहीं है, डेरा तो एक ये समझो वो तो करोड़ों आदमियों की एक विश्वास है, एक वो उसके फॉलोअर है। वो कोई एक पार्टिकुलर यूनिट नहीं है, एक पार्टिकुलर इंसान नहीं है। एक इंसान तो गंदा हो सकता है, डेरा थोड़े गंदा हो सकता है। डेरे में तो अच्छा बंदा बैठ गया तो अच्छा हो गया, बुरा बैठ गया तो बुरा हो गया, वो उसी तक सीमित है। लेकिन थोड़ा देखो फर्क पड़ता है। एक बंदा, कोई अच्छा बंदा बैठा है तो अच्छाई फैलाएगा, अगर बुरा बैठा है तो उसका ध्यान सब 24 घंटे बुराई की तरफ रहेगा। इब्सा सतनाम जी थे, उनको कोई नहीं बुरा कहता, क्योंकि और उन्हीं की वजह से इतनी फॉलोइंग है। इसने तो क्या कहता है, ये तो अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये तो प्रयास करता है। जैसे इनके कोई एरिया कमांडर होते हैं, भंगी बोलते हैं उनको, उन भंगियों की ड्यूटी लगाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाओ। मेंबर का मतलब फॉलोअर बनाओ, यहाँ लेके आओ लोगों को। शाह सतनाम का ऐसा नहीं था, वो अपने आप जाते थे लोग। इसने ये करोड़ों आदमी को इकट्ठे कर लिए, पावर बना ली, मैन पावर होगी, अब किसी को भी झुका ले। बड़े बड़े देखे नेता यहाँ पे प्रधानमंत्री लेवल तक के, चाहे वो बापू आसाराम, फलाना राम, ये पता नहीं कितने हैं, इनके सारे हाथ जोड़ते थे जाकर के। ये राम रहीम के भी आते मंत्री संतरी। अगर इसके पास बंदे ना हो, इसके पास कौन जाएगा? चाहे वो ये बिल्कुल शुद्ध भी है, संत भी है, तो भी नहीं जाएंगे। जिसके पास बंदे हैं उसी के पास जाएंगे। केस ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ?
उस दिन दी कहानी जानना चाहांगे जिस दिन राम रहीम हैलीकॉप्टर ते सवार होके पूरा ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਕਲੂੰਗਾ ਪਰ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ उस दिन पार्टिकुलर डे की बात है। तो ये तो जब वो यहाँ पे आया उससे पहले कैसे आया, डेरे से कैसे चले है, 400-500 गाड़ियाँ बताते चली है वहाँ से। हमारे पास तो यहाँ तो 10-12 गाड़ी यही पहुँची थी, पीछे ही रोक दी थी सारी लोग। लेकिन यहाँ पे पंचकुला, मैं भी पंचकुला यहाँ पे था, तो 1 हफ्ते पहले यहाँ पार्कों में, यहाँ पे गलियों में इसके फॉलोवर खूब यहाँ पे मेला लगा हुआ था। 1 हफ्ता पहले आ गए, 1 हफ्ता पहले यहाँ मेला लगा हुआ था। सारे पंचकुला को ऐसे बना रखा था जैसे यहाँ पे क्या नाम है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। हर गली में हुई है, इनके फॉलोवर बैठे हुए थे, झगड़े भी किए उन्होंने। क्योंकि जिस घर के आगे बैठ गए वो घर वाले तंग हो गए, ना उसको बाहर जाने देना अंदर जाने दे, उनके साथ झगड़े भी हुए। 1 हफ्ता तो इसके आने से पहले ही झगड़ा हो गया था लोगों के साथ। क्योंकि वो इसके जो फॉलोवर है वो तो इसको भगवान मानते हैं। वो तो ये सोच के आए थे कि कोर्ट तो कुछ कर ही नहीं सकती इसका, ये तो भगवान है। कोई संविधान नाम की कोई चीज़ तो उनको वो तो मानते नहीं, वो तो गुरु को ही मानते हैं सब कुछ। तो जब इसको लेके आए, या लेके क्या इसको आया तो ये खुद ही है, लेके कौन आना था इसको। यहाँ आके पुलिस लेके आई तो यहाँ अंदर और गाड़ी आने नहीं थी, इसकी अकेले ही गाड़ी आई थी अंदर। तो वहाँ इसकी गाड़ी देखी मैंने, और नहीं देखा क्या था। बाकी जो फॉलोवर थे वो तो दूर थे, इधर एफेड का एक ऑफिस है वहाँ पे लगे हुए थे। इसको अंदर ले आए, हनीप्रीत थी साथ में, एक दो वकील था हाई कोर्ट का, सरकारी जो भी था उसका फॉलोवर ही था उसका। वो नीचे खड़े हो गए। ऊपर जज साहब बैठे थे, वकील गए हुए थे, इनके वकील थे, दोनों साइड के वकील थे, सरकारी वकील भी थे। ऊपर से जो फैसला देना था तो रीडर ने या कोर्ट के किसी बंदे ने बताना था भाई ये बरी हो गया या ये गिल्टी हेल्ड हो गया, ये बताना होता है। क्योंकि अब ऊपर गया नहीं वो, ऊपर से इसने भी अब मेरे ख्याल से इशारा अपने बना रखे थे, कोड वर्ड्स बना रखे थे कि अगर रेड बैग उठाता हूँ तो ये बैग सी, हाँ, रेड बैग उठाता हूँ तो ये समझ लिया कि मेरी कन्विक्शन होगी, आप लोगों ने भड़क जाना है, दंगे भड़का देने हैं और मेरे को छुड़ा के ले जाना है। और मैं दूसरा बैग उठाऊं तो ये समझो कि मैं बरी हो गया। तो नीचे से ऊपर उसकी वीडियो भी चलती है, यहाँ पे बनी भी है। तो जब कन्विक्शन हुई, गिल्टी हेल्ड बोला कोर्ट ने, तो ऊपर से इशारा हुआ कि अरेस्ट कर लो इसको। तो इसने ऐसे ऐसे मार के बालों के हाथ जैसे कोई बदमाश मारता है। तो उसने ऊपर देखा, ऊपर इसका कोई फॉलोअर खड़ा था, उसने इशारा किया, उसके तरफ इशारा किया और एक रेड बैग उठाया। उसी टाइम दंगे भड़क गए। ये इस चौक से लेकर वहाँ तक 38 बंदे मारे गए, एक मुश्त। उसके बाद इसको लेकर पुलिस वाले जो डीएसपी रैंक का बंदा था वो लेके गया। इसके पास जो कमांडो थे, वो कमांडो के बात बताता हूँ आपको, कमांडो कैसे थे। वो कमांडो इसने खुद हरियाणा पुलिस में भर्ती करवा रखे थे। पुलिस में भर्ती करवाए, कमांडो की ट्रेनिंग ली, फिर गवर्नमेंट को कह के, क्यों गवर्नमेंट इसका कोई मना नहीं करता, जिसके पास इतना सिस्टम है उसको कौन मना करेगा। वही 4-5 बंदे इसके फॉलोवर के लड़के हैं वो, और वो पुलिस में भर्ती करवा के उसका अपने पास रखता था अपनी सिक्योरिटी में। जब इसको ले जाने लगे, वो जो अरेस्ट करने वाला अफसर था, जिस भी रैंक का था, इंस्पेक्टर था या डीएसपी था, उसको थप्पड़ मारा उन्होंने, कमांडो ने, और उसको भगाने की कोशिश करी। क्योंकि वो तो समझते ही नहीं कुछ भी, कानून को, जज को, कोर्ट को, भाई क्या है, इसने फैसला सुना दिया होगा, हम फैसला मानते नहीं इसका। जब आपस में इतनी बात हुई, फोर्स थी पूरी, तब उसको कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करके उसको बिठा के, इसीलिए हेलीकॉप्टर में लेके गए उसको। बाई रोड तो कुछ भी हो सकता था, हजारों आदमी मारे जा सकते थे, 38 आदमी तो उसी सेकंड में मारे गए। और जब ये मारे गए उसके 15-20 मिनट के बाद तो हम पहुंच गए थे वहाँ पे। ऐसे सड़क के ऊपर ऐसे लाश बिछी हुई थी जैसे पशु पक्षियों की हों। लोगों का माली नुकसान भी बहुत ज्यादा, माली नुकसान वहाँ पर जितने बाइक थे, गाड़ियाँ थी, सारी फूक दी गई। गाड़ियाँ बाइक तो फूक के इन्होंने इसके फॉलोवर ने, तभी तो उनको गोली लगी है। पुलिस ने तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गोली चलाई है, वो उन्होंने दंगे भड़का दिए इसके इशारे पे। तो उसको बचाने के लिए पता नहीं कितने इंजर्ड हुए, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ जली हैं। गाड़ियाँ तो अब भी थाने में खड़ी हैं अभी, 8 साल बाद भी। हाँ, 7-8 साल हो गए, खत्म होगी वो अब भी। इसके फॉलोअर की तो अब भी यहाँ पे पेशियाँ लगती हैं,
ये हनीप्रीत की बेसिक जहाँ लगती है, अभी तक तो पेंडिंग है केस। इसके खुद के केस डिसाइड हुए हैं, इनके जो फॉलोवर थे बाद में भी केस दर्ज हुए हैं। दंगा भड़काने के केस जो ये क्या नाम है, इतना बड़ा कांड हुआ, इसके भी केस अभी पेंडिंग है यहाँ पे, चले हुए अभी। जिन्हां लड़कियां की बदौलत अज राम रहीम जेल ਦੀਆਂ सलाखां ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਾਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਮਨਾਮ ਕੁੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? देखो, उनकी एविडेंस तो उनकी हुई है, वो किस दिन हुई है उस टाइम तो हम तो वहाँ पे ये जो ऐसे केस होते हैं ये उसमें बंद कमरे में होते हैं, क्योंकि खासकर जो रेप का केस होता है, आज भी पोक्सो के जो केस होते हैं वो कैमरा प्रोसीडिंग होती है। कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब उसका एक वकील होगा, दोनों के तरफ से एक वकील होंगे, जज साहब होंगे, बाकी कोई नहीं होगा। हो सकता आई हो किस दिन आई है, बगैर आए तो वैसे तो एविडेंस हो ही नहीं सकती। वो किस दिन आई है उसका तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आई हैं वो, उनको तो बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया बेचारी, वो तो उन्होंने एप्लीकेशन दे करके वो तो गुम हो गई थी। वो किसी ऑफिसर ने उनको ढूंढा है, तब जाके उनको ये पता लगा कि कंप्लेंट इन्होंने की थी। उस पे वो क्या नाम, पत्रकारों ने वो मुद्दे को उठाया है, FIR दर्ज हुई है। FIR की भी देख लो, अब मैं चलो इसकी एंटीसिपेटरी बेल हो रखी है किस मामले सारे केसों में एंटीसिपेटरी बेल है इसकी। कन्विक्शन से पहले ये एंटीसिपेटरी बेल पे है मोस्टली केसों में। तो ऐसे बड़े केसों में एंटीसिपेटरी बेल बहुत कम होती है, कैसे हुई है ये जाने या प्रशासन जाने, हमें तो पता नहीं भी इस बात का। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ? सिक्योरिटी तो देखो, सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी। जो धर्म की या जो ये ऐसी ऐसी जो भावनाएं होती है ना, उसमें ऐसे बंदे बहुत होते हैं जिनके जो राम रहीम की जो ये सज़ा होने के बाद हो सकता है वो ये समझ रहे हो कि तुम्हारे भगवान की सज़ा कर दी, तुम्हारे माँ बाप की सज़ा कर दी। उन्होंने थोड़े पता है कि भाई बुरा काम किया है तो इसलिए सज़ा हुई है। वो तो ये समझते हैं तुम्हारे गुरु को अंदर कर दिया इसने, ये तो गंदा आदमी है कोई। वो जज को जज थोड़े मानते हैं, वो तो उसको दूसरी तरह से देखते हैं। उन आदमी से सिक्योरिटी करनी पड़ेगी ना, उनसे कैसे बचेंगे? और वो तो ऐसे आदमी है, वो तो सामने तो आते नहीं, वो पता नहीं क्या कर जाए। ऐसे बंदों से तो सारी जिंदगी के लिए जेड सिक्योरिटी में रहना पड़ेगा जज साहब को। इतना बड़ा फैसला करना, इतनी बड़ी बात करनी कि हर आदमी के बस की बात नहीं होती। इतनी बड़ी रियासत को छेड़खानी करना और कन्विक्शन करना, ऐसे बंदे जिस आदमी की जो एक दिन भी सज़ा होने से पहले एक दिन भी जो जिस बंदे ने अंदर नहीं जाना पाया, इतने केसों में तो बंदा वैसे भी बगैर कन्विक्शन के ही 6-6 साल रह जाता है। आम आदमी के खिलाफ अगर इस तरह का केस दर्ज हो जाता है, मर्डर का केस दर्ज हो जाता है, रेप का केस दर्ज हो जाता है, बेल नहीं होती उसकी, अंदर की अंदर ही ट्रायल कंक्लूड हो जाती है, सजा ही अंदर हो जाती है। वो जब पहले दिन जब केस दर्ज हुआ उसी दिन से लेकर के आखिर तक वही रहता है वो 10-12 साल 15 साल कितने लोग। ये तो एक दिन भी नहीं गया, सिंगल डे नहीं गया, एक दिन के भी अंदर कोई कस्टडी हुई हो इसकी। ये तो कन्विक्शन होने के बाद जिस दिन गिल्टी हेल्ड हुआ उस दिन से आज तक है ये, पहले कभी नहीं। हवालाती नहीं रहा कभी, ये तो कैदी ही गया है। हवालाती समझते आप, जो पेंडिंग केस होते हैं उसको हवालाती बोलते हैं, जो जिनका डिसाइड हो गया वो कैदी होता है। तो ये तो एज ए कैदी गया है, हवालाती नहीं गया कभी भी, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल पर आए। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ VIP ट्रीटमेंट भी राम रहीम ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? यार रणजीत सिंह, इस पे तो सारे मेहरबान हैं, सारी पार्टियां मेहरबान हैं। भूपेंद्र हुड्डा CM थे, इसको जेड सिक्योरिटी दे रखी थी, अपनी खुद की गाड़ियां दे रखी थी। मनोहर लाल थे, मनोहर लाल ने शुरू में तो चलो इन बाबे बुब्बों के खिलाफ एक्शन लिए हैं, रामपाल के खिलाफ भी लिया, इसके खिलाफ भी लिया। बाद में तो वो भी झुक के उसने भी सिक्योरिटी दी है। आज बीजेपी इसको पूरा सिक्योरिटी दे रखी है, पैरोल देती है, हर महीने में या 2 महीने में ये बाहर आ जाता है।
जब इलेक्शन होता है तो बाहर आ जाता है, जब इसका मन करे तब बाहर आ सकता है ये। आज ये जेल में नहीं है, ये कहने की जेल है। जब मन मर्जी आए बाहर आ जाए, पैरोल पे आ जाओ, फल्लों पे आ जाओ, क्या है। आम आदमी को तो टाइम के ऊपर साल में एक पैरोल जो जरूरी होती है वो भी नहीं मिलती, इसको साल में 6 पे। अगर हर महीने इलेक्शन आ जाए तो हर महीने पैरोल है इसकी, क्योंकि इसके पास बंदे हैं, इसके पास वोट है, और वोट जिसके पास है उसको पॉलिटिशियन कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ। ये तो अखबार वाले तो टीवी वाले ने दिखाई है, जो उसकी दीवार की तरफ ऐसे करके नतमस्तक होते हैं। तो ये देखो उनका दिमाग कहाँ पे है, वो फॉलोअर है, वो तो एक मेंटली रिटार्डेड है, जिनको यही नहीं पता भाई एक कन्विक्शन हो रखी, कोर्ट ने उसको दोषी करार दे दिया, उसकी सजा कर दी। अब कोर्ट की तो मान लो, संविधान से ऊपर तो कोई चीज नहीं है। इस टाइम तो एक कैदी है वो, कल को चाहे वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फैसला चाहे अदरवाइज हो जाए, लेकिन आज तो वो सजा भुगत रहा है। आज तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी मंदिर की तरफ पूजा हो रही है, बाहर खड़े होके है, कुछ मेंटल आदमी है कुछ इस तरह का, वो सारे थोड़े होते हैं इस तरह। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜ बुलेट प्रूफ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ये तो मैंने खुद देखी है। ये 5 गाड़ियाँ एक जैसी, कलर ब्लैक कलर की गाड़ियाँ, 500 का नंबर भी एक, ताकि आइडेंटिफाई ना हो। और खुद ड्राइवर को भी ये नहीं पता होता था तेरी गाड़ी में बैठा है। ये क्या करते थे, गाड़ियों को जैसे भी उसको जाना होता गुरमीत सिंह को, तो एक पर्दे में खड़ी कर देते हैं गाड़ियों को, सारे ड्राइवर बाहर हो जाते हैं, वो जिस मर्जी में जाके बैठे हैं। वो 500 गाड़ियाँ एक जैसी चलेंगी, एक साथ चलेंगी, एक स्पीड में चलेंगी। ड्राइवर को खुद को ये नहीं पता होता तेरी गाड़ी में है, तेरी गाड़ी में। हर 500 गाड़ी सोचते हैं तेरी गाड़ी में है, 500 अलर्ट होके चलाते हैं। तो इतनी सिक्योरिटी दे रखी थी। ये तो कांग्रेस के राज की बात है, तो ये कोई आपकी नहीं है, कोई बीजेपी के। सारी पार्टियां इसको सिक्योरिटी देती है, सारी पार्टियां इसके नतमस्तक होती है, सारे लीडर नतमस्तक होते हैं। थोड़े दिन ये सजा होने के बाद थोड़े दिन पीछे हटे हैं, कहीं पब्लिक ना ये कह दे कि तुम ऐसे आदमी जो दोषी करार दे दिया कोर्ट ने, जिसकी सजा कर दी, भाई तुम वहां क्यों जाते हो। अब दोबारा फिर जाना शुरू कर दिया। अब छुप के जाते, पहले ओपन जाते थे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल जुड़न लई, धन्यवाद जी। सो इसी अज की खास पेशकश, बहुत सारे खुलासे राम रहीम नूं लैके वकील साहब दे वल्लों कीते गए हैं। सो अगले एपीसोड दे विच फिर हाज़र होवांगे। तद तक लिए तुसीं वेखदे रहो सच दा निरंतर वहिंदा दरिया सतलुज टीवी।